नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टाइल की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं देवेश वैष्णव और शुरू करने जा रहे हैं आज की अपन मनोविज्ञान साइकोलॉजी में बाल विकास जो यूनिट अपनी चल रही है, उसी क्रम में मैं आज इसका पार्ट 3 आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें मनोविज्ञान के बाल विकास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा। जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, जन्म के समय दोस्तों शिशु में कौन सा संवेग सबसे पहले उत्पन्न होता है? ए उत्तेजना, बी क्रोध, सी प्रेम, डी भय। उत्तेजना, क्रोध, प्रेम, भय। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए उत्तेजना। उत्तेजना जो संवेग है वह जन्म के समय शिशु में सबसे पहले उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो शैशवावस्था में सबसे पहला जो संवेग होता है वह उत्तेजना होता है। और आपसे यदि पूछे कि सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला संवेग कौन सा होता है शिशु में, तो सभी संवेगों के सबसे बाद में जो संवेग उत्पन्न होता है वो होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या का, जलन का जो संवेग है वो सबसे बाद में उत्पन्न होता है। और सबसे पहला जो संवेग होता है शिशु का वो क्या होता है दोस्तों? उत्तेजना होता है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या हो गई? सबसे पहला संवेग उत्तेजना है और सबसे बाद वाला संवेग क्या है? सबसे बाद वाला संवेग है ईर्ष्या या जलन। तो इस पे मैं टिक कर देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तेजना। उत्तेजना जो है वो इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, जो भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा नामक जो 4 मुख्य संवेग हैं वो शिशु में किस आयु तक विकसित हो जाते हैं? प्रथम 2 वर्ष तक, प्रथम वर्ष तक, प्रथम 2 वर्ष तक, 4 वर्ष तक या 6 वर्ष तक? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। यदि आपने किसी ने इनमें 20 जो क्वेश्चन हैं, इन 20 क्वेश्चन के आंसर दे दिए तो सोच लो कि 50% बाल विकास आपका कंप्लीट है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा नामक जो 4 मुख्य संवेग हैं ये शिशु में कौन सी आयु तक विकसित हो जाते हैं? प्रथम 2 वर्ष तक, प्रथम वर्ष तक, प्रथम 4 वर्ष तक या फिर 6 वर्ष तक? जल्दी से आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रथम 2 वर्ष तक। प्रथम 2 वर्ष तक जो बालक के जो संवेग हैं, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, उत्तेजना भी आ सकता है। भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा जो संवेग है ये शिशु में प्रथम 2 वर्ष तक विकसित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। यदि बाल विकास आपने पढ़ा है और ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसका मतलब बहुत गरीब स्थिति है आपकी, बहुत गरीब है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति आपकी है। तो जल्दी से आंसर बताइए। प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का जो अभाव रहता है वो कौन सी अवस्था में रहता है? किस अवस्था के जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं उसमें सामाजिक भावना का अभाव रहता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शैशवावस्था। शैशवावस्था के जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं, जैसे शैशवावस्था आपको पता है 0 से 5 वर्ष की मानी जाती है। अब यदि प्रारंभिक वर्षों की बात करूं तो 1, 2, 3, 0 से 3 वर्ष तक जो बालक में जो है सामाजिक भावना का अभाव रहता है। हालांकि 3 वर्ष के से 5 वर्ष मतलब 5वां वर्ष आते आते बालक में सामाजिक भावना के विकास की दर शुरू हो जाती है। सामाजिक भावनाएं शुरू हो जाती है, नैतिकता की भावना शुरू हो जाती है, लेकिन इसका विकास नहीं होता। यदि सामाजिक और नैतिकता का विकास आपसे पूछे कि कब शुरुआत होता है, तो यदि बाल्यावस्था ऑप्शन होगा तो बाल्यावस्था ही
टिक होगा। और यदि आपसे पूछे कि किस अवस्था में नैतिकता शून्य अवस्था में रहती है, या नैतिकता का अभाव रहता है, या सामाजिक भावना का अभाव रहता है, तो उस अवस्था का नाम क्या है दोस्तों? शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक में जो है सामाजिक भावना का, नैतिकता का अभाव रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? आप सभी के समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है शैशवा अवस्था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवा अवस्था के संबंध में सही है। शैशवा अवस्था के संबंध में सही कथन बताना है कि शैशवा अवस्था के संबंध में क्या सही है। छोटा शिशु अकेला ही खेलना चाहता है, बिल्कुल सही बात है, उसमें सामाजिकता की भावना ही नहीं रहती, तो अकेला ही खेलना चाहेगा। शैशवा अवस्था के अंतिम वर्षों में, शैशवा अवस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होने लग जाता है। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होने लग जाता है, ये भी सही बात है। अंतिम वर्ष मैंने अभी जस्ट बताया, अंतिम 5वें वर्ष में आते आते सामाजिक भावना का विकास होने लग जाता है। 4-5 वर्ष तक का बालक अपने छोटे भाई बहनों का बचाव करने का प्रयास करता है, सही बात है। सामाजिकता का विकास होगा, छोटे छोटे भाई बहन होंगे उसके, तो उनको बचाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा अपना क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, तो मैं टिक कर देता हूँ। उपरोक्त सभी जो है वही इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रायड ने लड़कों के मातृ प्रेम भाव को क्या नाम दिया था? मातृ प्रेम भाव को, माता के जो प्रति प्रेम होता है वो किस ग्रंथि के कारण उत्पन्न होता है, या फिर कौन सी ग्रंथि जो मानसिक, ये जो ग्रंथियाँ हैं कोई शरीर में नहीं बनती है। जैसे आप साइंस में पढ़ते हो कि जो पाचन ग्रंथियाँ होती है वो वैसा नहीं है इसमें। ये जो ग्रंथियाँ होती है मन की ग्रंथियाँ हैं, और फ्रायड ने इनको नाम दिया था कि यदि लड़के का माता के प्रति जो प्रेम भाव उत्पन्न होता है वो होता है ओडिपस भावना ग्रंथि के कारण। किसके कारण होता है? ओडिपस भावना ग्रंथि के कारण। और फ्रायड ने एक और बात बताई थी कि लड़कियों में पिता के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और यह भाव जो होता है वह पिता के प्रति प्रेम का भाव लड़कियों में इलेक्ट्रा नामक भावना ग्रंथि के द्वारा होता है। तो यहाँ पर फ्रायड ने लड़कों के मातृ प्रेम भाव को क्या नाम दिया? तो क्या नाम दिया दोस्तों? ओडिपस भावना ग्रंथि नाम दिया था। कौन सी ग्रंथि नाम दिया था? ओडिपस भावना ग्रंथि नाम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड है, उसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया। तो फ्रायड ने लड़की के पितृ प्रेम भाव को क्या नाम दिया? तो आपको आंसर आ गया होगा। फ्रायड ने लड़की के पितृ प्रेम भाव को इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि नाम दिया। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि नाम दिया। कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। जितने आपने यदि 20 क्वेश्चन के आंसर दे दिए तो यूँ मान लेना कि आपका बाल विकास लगभग कंप्लीट हो चुका है। आपको कुछ तो याद है, तो याद रखो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा इसका? सी, इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है उसको लड़की के पितृ प्रेम भाव का नाम दिया गया है। या लड़कियों में पिता के प्रति प्रेम कौन सी ग्रंथि के कारण विकसित हो जाता है, ऐसा पूछे तब भी क्या आएगा? इलेक्ट्रा ग्रंथि आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं इसको टिक कर देता हूँ, ये जो है वो अपना राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसमें मैं आपसे आंसर जानना चाहूँगा कि आपने अभी तक यदि वीडियो को सुना है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे, ये मुझे पता है। और आपने यदि वीडियो को ध्यान से नहीं सुन रहे, बस स्किप करके यदि क्वेश्चंस को देख रहे हो, तो यूँ मान लो आप कुछ भी नहीं सीख पा रहे। इस वीडियो से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो बहुत सारे आपको सब जगह मिल जाएंगे, उससे थोड़ी मतलब है। क्वेश्चन से ज़्यादा है मेरी बात, जो मैं कह रहा हूँ उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? शैशवावस्था, जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि सामाजिक भावना का अभाव या नैतिक भावना का जो अभाव है वो शैशवावस्था में रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले इसको टिक कर देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है?
प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? जल्दी से बताइए, प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? मुझे पता है सभी एक ही आंसर देंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिल्कुल सभी, मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हो कि प्रारंभिक विद्यालय आयु मतलब सबसे पहले स्कूल में जाने वाली आयु, और आप सोचते हो कि स्कूल में बच्चे को 3 वर्ष में रख देते हैं, और 3 वर्ष में रखने से आप सोचते हो शैशवावस्था में आ गया, तो आंसर क्या टिक कर दोगे आप? शैशवावस्था टिक कर दोगे। लेकिन जैसे ही आपने टिक किया आप 100% गलत हो गए, क्योंकि एनसीईआरटी या जो अपनी शिक्षा की जो आयु मानी जाती है वो 6 वर्ष वाले बच्चे की मानी जाती है। मतलब 6 वर्ष का बच्चा पहली क्लास में रखा जाता है पढ़ने को। अब आजकल क्या हो गया कि आजकल 3 वर्ष के बालक को रख देते हैं, पहले 6 वर्ष के बालक को पढ़ने रखा जाता था। और इसी आधार पर प्रारंभिक विद्यालय आयु जो है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। कौन सी अवस्था को? दिमाग में रख लेना, यदि आपने शैशवावस्था किया तो निश्चित तौर पर आप गलत आंसर दे के आओगे। प्रारंभिक विद्यालय आयु जो है वो जो है बाल्यावस्था को कहा जाता है, या 6 से 12 वर्ष की आयु को कहा जाता है। तो याद रखना कौन सी अवस्था आएगी? बाल्यावस्था ही इसका राइट आंसर होगा। कहीं भी कंफ्यूज मत होना, यदि आपने कहीं शैशवावस्था पढ़ा है तो गलत है, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फूर्ति अवस्था। स्फूर्ति अवस्था किसको कहा जाता है? कौन सी अवस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो जल्दी से आंसर दीजिए। स्फूर्ति की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है? ए, बी या सी या डी? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर जो दोस्तों मैं आंसर बता देता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मेरे हिसाब से आपने किताब में नहीं पढ़ा होगा। और बहुत से ऐसे शब्द जो अनछुए शब्द होते हैं जो पेपर में मिल जाते हैं, और उसी जगह हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति हो गई रटने की। हम रटते जा रहे हैं, लेकिन समझ कुछ भी नहीं रहे। आपने एक बात पढ़ी होगी, फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था, और मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने अव्यक्त या प्रच्छन्न अवस्था बताई थी। उसमें उन्होंने बताया था कि जो 7 से 12 वर्ष की बताई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा जो है, बाल्यावस्था में जो है लैंगिक ऊर्जा मार्गांतरीकरण करके रचनात्मक कार्यों में, सामाजिकताओं के कार्यों में चली जाती है। इस बात को कहने वाले कौन थे? फ्राइड थे। और जब लैंगिक ऊर्जा जो है मार्गांतरीकरण करके अन्य कार्यों में चली जाएगी तो बालक के अंदर क्या आ जाएगी? बालक जो है स्फूर्ति अवस्था मतलब ताजगी वाली अवस्था जो है उसके अंदर आ जाएगी। तो लैंगिक ऊर्जा तो शून्य हो गई। लैंगिक काम भावना, काम शक्ति जो है इस अवस्था में, बाल्यावस्था में शून्य हो जाती है। तो सारी की सारी जो ऊर्जा होती है वो किस में काम आती है? रचनात्मक कार्यों में काम आती है। और इस रचनात्मक कार्यों में काम आने के कारण ही इस अवस्था को क्या कहा जाता है? स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। इसमें बालक हर काम को करने के लिए तत्पर रहता है, हर चीज़ को सीखने के लिए तत्पर रहता है। इस वजह से इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बाल्यावस्था। काम भावना या काम शक्ति की न्यूनता की अवस्था भी यही है। इस अवस्था में काम भावना का अभाव रहता है, तो बाल्यावस्था ही इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का मैं आंसर टिक कर देता हूँ, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा में अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक कक्षा में अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, मैं भी आपको टाइम दूंगा। यदि आपने इसका आंसर दे दिया तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार आपकी पढ़ाई चल रही है। और आपको यदि इसका आंसर नहीं आता है तो सोच लेना कि आप रीड के सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हो, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ज्ञानात्मक प्रश्न बहुत कम आएंगे। लगभग 30 क्वेश्चंस में से ज्ञानात्मक प्रश्नों का भाग रहेगा 10 क्वेश्चन, बाकी के 20 क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, जैसा ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो कि एक कक्षा में अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बोलते हैं कि देखो बच्चों, इस अवस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। बच्चों से
उनकी अवस्था के, मतलब वो जिस अवस्था के, जिस आयु के बच्चे हैं, तो उनके लिए बोला जा रहा है कि देखो बच्चों, आप जिस अवस्था में हो उस अवस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। विकास की स्थिरता बालक की मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। विकास जो है वो स्थिर हो जाता है तो बालक का जो मानसिक और शारीरिक शक्तियां हैं उनको दृढ़ता प्रदान करती है। उसकी चंचलता कम होने लग जाती है और वह वयस्कों के समान व्यवहार करना चाहता है। यहाँ अध्यापक बच्चों को किस अवस्था के बारे में पढ़ा रहे हैं, किस अवस्था के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। यदि आपका आंसर सही आता है तो समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छी तैयारी है आपकी, बहुत ही अच्छी तैयारी है। तुक्के नहीं लगाने, एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाना है कि यार ऐसा कौन सी अवस्था में कहा जाता है, हो सकता है जिसमें विकास की गति मंद हो जाती है, शारीरिक शक्तियों में दृढ़ता प्रदान, मानसिक शक्तियाँ तेज हो जाती है, चंचलता कम होने लग जाती है, वयस्कों के समान व्यवहार करना चाहता है। तो ये जो है ये शैशवावस्था में तो हो नहीं सकता, क्योंकि वयस्कों के समान व्यवहार शैशवावस्था में कौन सा बालक करता है, नहीं करता। किशोरावस्था में तो वयस्क हो ही जाता है बालक, तो किशोरावस्था में वयस्कों के समान व्यवहार, किशोर वयस्कों के समान व्यवहार क्यों करेगा, किशोरावस्था में तो ऑलरेडी वयस्क के हो, तो यहाँ पर ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता। प्रौढ़ावस्था में जब व्यक्ति किशोरावस्था से आगे निकल गया, प्रौढ़ावस्था में आ गया, तो वो वयस्कों के समान व्यवहार क्यों करेगा, तो ये भी इसका आंसर गलत हो गया। तो यदि आप दिमाग से सोचो तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बाल्यावस्था होगा। बाल्यावस्था में आपने देखा होगा, अपने छोटे भाई बहनों को जो 7 से 12 वर्ष की उम्र में है, उनको देखना वो आपके घर के जो काम हैं उनमें ज़्यादा रुचि लेते हैं, घर के जो छोटे मोटे काम चलते हैं उनमें ज़्यादा रुचि लेते हैं, और वो ज़्यादातर आपके जो जैसे बातचीत चल रही है घर में, सभी बैठे हुए हैं, सभी बड़ों वाली बातचीत चल रही है, तो जो बाल्यावस्था का जो बच्चा होगा ना, उसको देखना वो हमेशा उनकी बातों को सुनेगा, वहाँ पे आके बैठेगा और उनके जैसा बात करने का प्रयास करेगा, अपने आप को बड़ा समझाने का प्रयास करेगा, समझदार समझाने का प्रयास करेगा, ताकि सामने वाले को लगे कि वो बहुत समझदार हो गया है, बड़ा हो गया है। तो ऐसे जो मिथ्या परिपक्वता का काल भी इसको ही कहा जाता है, याद हो तो आपको कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। तो यहाँ पे जो होगा अपना राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बाल्यावस्था होगा, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है वह वयस्कों के समान व्यवहार करने लग जाता है, विकास की गति उसमें मंद हो जाती है। आपको पता है सबसे ज़्यादा तेज विकास शैशवावस्था में होता है, फिर बाल्यावस्था में कम हो जाता है, फिर शेष किशोरावस्था में वापस तेज हो जाता है। तो आपको याद यह रखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बाल्यावस्था। और इससे आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन यदि ऐसा आता है तो आपके लिए जवाब देना कितना मुश्किल है। यदि आपने पूरी बाल्यावस्था को, पूरी अवस्थाओं को ध्यान से पढ़ा है, तभी आप इसका जवाब दे सकते हो। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर मैं टिक कर देता हूँ, बी जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में बाल्यावस्था के संबंध में सही है, बाल्यावस्था के संबंध में सही कथन आपको बताना है। बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है, बालक में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो जाती है, बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लग जाते हैं। तो और डी जो ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि क्या आंसर आएगा, ए, बी, सी या डी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जिज्ञासा की प्रवृत्ति अधिक होती है, आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो जाती है, या रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लग जाती है, या सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आपको सोच रहे होंगे कि सर ये तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति तो शैशवावस्था में भी होती है। हाँ होती है, तो बाल्यावस्था में भी तो होती है, अधिक होती है, दोनों में अधिक होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति उल्टा शैशवावस्था से ज़्यादा बाल्यावस्था में अधिक होती है। बालक हर चीज़ को जानना चाहता है, ये क्या है, वो क्या है। आपने देखा होगा कि जो 5-6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो हर चीज़ में, आप कोई भी नई चीज़ लेके आओ, पापा ये क्या है, मम्मा ये क्या है, तो हर चीज़ के बारे में पूछते हैं। नए नए क्वेश्चंस उसके दिमाग में आने लग जाते हैं कि ये ऐसे क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। दुनिया भर के दिन भर सवाल पूछते हैं। क्यों पूछते हैं वो सवाल, क्योंकि उनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति अधिक होने लग जाती है। फिर आता है आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो जाती है। बाल्यावस्था का अंतिम पड़ाव में आप जाके देखो, जो 10 से 12 वर्ष में
10 से 12 वर्ष में बालक जो है आत्मनिर्भर बनने लग जाता है। मतलब वो ये सोचता है कि ये भी मैं कर लूँगा, ये मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ, मैं अपने काम को स्वयं देख लूँगा, ऐसी भावनाएं उसके अंदर विकसित हो जाती है। तो आत्मनिर्भरता की भावना उसके अंदर विकसित हो जाती है। आपने फ्रायड की बात पढ़ी है कि रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लग जाते हैं, क्योंकि लैंगिक ऊर्जा जो है वह मार्गांतरीकरण करके रचनात्मक कार्यों में चली जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, उपरोक्त सभी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है कि शैशवावस्था में शिशु अंतर्मुखी होता है, बाल्यावस्था में बालक जो है बहिर्मुखी होता है, और बाल्यावस्था में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, या फिर उपरोक्त सभी। कौन सा कथन सही है बताओ जल्दी से इनबॉक्स में आंसर दीजिए। ए, बी, सी या डी, कौन सा कथन सही है? तो अभी तक यदि आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो इसका आंसर अब मुझे पता है आप बिल्कुल राइट आंसर दोगे, 101% आप राइट आंसर दोगे यदि आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी, वो इसका आंसर होगा। अब समझो, शैशवावस्था में तो आपको पता है अंतर्मुखी भाव होता है शैशवावस्था में, क्योंकि उसमें सामाजिकता की भावना नहीं रहती, नैतिकता का अभाव रहता है। जब नैतिकता का अभाव नहीं रहेगा, और आपको पता है कि नार्सिसिज्म, आत्ममोह या स्व प्रेम का जो बात बताई है वो किसने बताई है? शैशवावस्था के बारे में फ्रायड ने बताई है। फ्रायड ने बताया है कि शैशवावस्था में आत्ममोह होता है बालक में, और उसको उन्होंने नाम क्या दिया था? नार्सिसिज्म नाम दिया था उन्होंने। नार्सिसिज्म के बारे में बताया है कि शैशवावस्था में बालक के अंदर स्व प्रेम या आत्ममोह का भाव होता है, वह अपने आप से ज़्यादा प्रेम करता है, वह अपने मन में अपनी इच्छाओं में खोया रहता है। इस बात को उन्होंने क्या नाम दिया था? इसको उन्होंने नाम दिया था नार्सिसिज्म, याद रखना। और ये नाम किसने दिया? फ्रायड ने दिया। तो यहाँ पर अंतर्मुखी भाव तो होता ही है शैशवावस्था में। बाल्यावस्था में होता है बहिर्मुखी भाव, बिल्कुल सही बात है। बाल्यावस्था में बालक जो है वो बहिर्मुखी हो जाता है। फिर आती है बाल्यावस्था में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता आ जाती है, बिल्कुल सही बात है। बाल्यावस्था में बच्चे जो है छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने लग जाते हैं, मित्र मंडली बनाने लग जाते हैं, जिनको आपने पढ़ा हो तो पीयर ग्रुप्स जो होते हैं वो बाल्यावस्था में बनाने लग जाते हैं। किशोर किशोरी भी बनाते हैं, वो अलग बात है। तो बाल्यावस्था में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, बहिर्मुखी भाव होता है, और शैशवावस्था में शिशु अंतर्मुखी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अवस्था के बारे में कहा जाता है, किस अवस्था के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग इस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? सबसे पहले तो ये बताइए कि व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग जो है वह इस अवस्था तक पूर्ण हो जाता है। यह कथन किसने कहा था दोस्तों? ये कथन कहा था गुड एनफ ने। गुड एनफ ने यह कथन कहा था कि जो शैशवावस्था है उसमें बालक के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग जो है वह इस अवस्था तक पूर्ण हो जाता है। और इनका पूरा कथन यदि मैं बताऊं तो इन्होंने यूँ कहा था कि लगभग 3 वर्ष की आयु तक बालक के अंदर बुद्धि का आधा विकास हो जाता है। बालक के अंदर बुद्धि का आधा विकास हो जाता है लगभग 3 वर्ष की आयु तक। यह कथन किसने कहा? गुड एनएफ ने कहा। गुड एनएफ, श्रीमती गुड एनएफ ने यह कथन कहा था। और यदि ये कथन आए तब भी इसी का ही यह भी किसने कहा? गुड एनएफ ने कहा, क्योंकि दोनों कथन एक ही हैं, सिर्फ भाषा का अंतर है। इसमें लिख रहा है कि व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग इस अवस्था तक पूर्ण हो जाता है, तो यह कथन भी किसने कहा? गुड एनएफ ने कहा। और कौन सी अवस्था है ये बताओ, कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था। शैशवावस्था के बारे में इन्होंने कहा था कि व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग जो है वह इस अवस्था तक पूर्ण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? शैशवा अवस्था। और इसमें मैं लिख देता हूँ किसने कहा था, तो गुड लिख देता हूँ मैं, गुड एनएफ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवा अवस्था में शिशु में शब्दों, वाक्यों अथवा क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है।
शेषवावस्था में शिशु में शब्दों वाक्यों को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि क्यों पाई जाती है शेषवावस्था में? इसको दोहराने में शिशु को आनंद अनुभव होता है, शिशु असहाय होता है, शब्द को सीमित होता है। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका आंसर भी मैं आप लोगों से ही जानना चाहूँगा कि इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ज़्यादा टाइम मैं नहीं देने वाला हूँ, अब मैं आंसर बताऊँगा इसका। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को यदि ध्यान से पढ़ा है तो आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा। देखो, शिशु असहाय होता है, शब्दकोश सीमित होता है। हाँ, हालांकि ये शेषवावस्था के बारे में सही है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि शब्दों, वाक्यों और क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है। तो भाई, बार बार यदि शब्दों को दोहरा रहा है तो शब्दकोश सीमित होता है। इससे क्या मतलब है? शब्दकोश सीमित होगा तो क्या बार बार दोहराएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, शिशु असहाय होता है, असहाय होगा तो शब्दों को बार बार दोहराएगा? ये भी नहीं हो सकता। तो दोहराने में क्या होता है, बच्चों को मजा आता है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं शेषवावस्था के 2, 3, 4 वर्ष के, तो उनको 2-4 सब मम्मा, पापा ये बोलना सीख जाते हैं, या फिर कोई भी नया नाम जो उन्होंने सीखा है, चाचा, दादा, दादी, तो इनको क्या करते हैं, वो बार बार दोहराते हैं, क्योंकि उनको मज़ा आता है कि यार ये नया शब्द अपन ने सीखा है। तो क्या करते हैं, उनको बार बार दिन भर दोहराते रहते हैं। जब भी उनका मूड करता है तो वो इनको बोलने लग जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो क्या होगा, ए जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ, ए जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव विकास की किस अवस्था में शिशु के अंदर स्वप्रेम की भावना, जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं, अत्यंत प्रबल होती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शेषवावस्था। जल्दी से आंसर दीजिए। कौन सी अवस्था में शिशु के अंदर स्वप्रेम या नार्सिसिज्म की भाव उत्पन्न होता है? मैंने बता दिया आपको पहले ही, ये जो अवस्था होगी वो कौन सी होगी, जिसमें नार्सिसिज्म, स्वप्रेम या आत्ममोह का भाव उत्पन्न हो जाएगा, वो अवस्था है शेषवावस्था। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मैं टिक कर देता हूँ, शेषवा अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से कौन से विकास का हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का? तो आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अवधारणाओं का जो विकास है वो मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा, यदि आप लोग राइट आंसर देते हो तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स दिमाग से उत्पन्न होते हैं, दिमाग में बौद्धिक विकास होता है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवजात शिशु स्वयं को किस प्रकार के खेल में सम्मिलित करते हैं? कोऑपरेटिव गेम्स। अब बच्चा, छोटा सा बच्चा कोऑपरेटिव गेम्स खेलेगा क्या? नहीं खेल सकता, तो ये आंसर गलत हो गया। समानांतर खेल, पैरेलल गेम्स, ये तो बाल्यावस्था के बच्चे खेलते हैं, ये गलत हो गया। साहचर्य खेल, ये भी साहचर्य भी बाल्यावस्था में खेला जाता है। तो इंद्रिय व गत्यात्मक खेल, बच्चा क्या करता है, हाथ पैर फेंकता है, इधर उधर हाथ पैर मारना, घुंघरू बजाना, ये सब नवजात शिशु खेल सकते हैं। नवजात शिशु आपको पता हो तो ज़्यादातर हाथ पैरों से खेलते हैं, मतलब हाथ ऊपर करना, पैरों को चलाना, साइकिल की तरह पैरों को इधर उधर फेंकना। तो ये जो होता है वो इंद्रिय गत्यात्मक खेल होता है, जिसमें इंद्रियों के द्वारा या हाथ पैरों की गति के द्वारा खेल खेला जाता है, वो होता है इंद्रिय गत्यात्मक खेल। और इंद्रिय गत्यात्मक खेल जो है वो शेषवावस्था में नवजात शिशु खेलते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? डी जो ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालक इच्छित दिशा में जाने की क्रिया करता है, यह कार्य पियाजी की किस अवस्था का है? बालक अपने इच्छा की दिशा में जाने की क्रिया करता है, यह कार्य पियाजी की किस अवस्था का है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बालक इच्छित दिशा में जाने की क्रिया करना चाहता है, मतलब वो, उसको जो इच्छा हो गई कि भाई मुझे तो इस ओर जाना है या मुझे इधर जाना है, तो वो उसी जाने
वहीं जाएगा, वहीं जाने का मन बना लिया है तो उधर ही जाएगा। तो ये जो इच्छित दिशा में जाने की जो क्रिया है वो कौन सी अवस्था में बालक करता है। अब आपने अपने आसपास के जो बच्चे देखे होंगे तो ज़्यादातर जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कितना ही आवाज़ दे लो आप, यदि वो उस जिस जगह जा रहा है तो वो उस जगह ही जाएगा। ऐसा कौन सी अवस्था में होता है। आपको पता है कि जब बालक थोड़ा सा समझदार हो जाता है, 4-5 वर्ष का हो जाता है, तो बालक जो है वह समझदार हो जाता है, तो वह आपकी सुनने लग जाता है। यदि आप उसको वो बेटा इधर आना तो वो आपकी सुन करके वापस आ जाएगा, या आप उसको ज़ोर से डांट करके बुलाओगे तब भी आ जाएगा। लेकिन 0 से 2 वर्ष का जो बालक होगा ना, उसको आप कितना ही डांट करके बुला लेना, वो वापस नहीं आएगा। यदि वो जिस दिशा में जा रहा है तो वो उसी दिशा में जाता जाएगा, आप आवाज़ लगाते जाओ, वो डायरेक्ट भगेगा। क्योंकि उसको न तो डर है न उसको क्रोध है, वो सीधा सीधा उसको क्या है कि उसको तो उधर जाना है, उसको उधर जाने की इच्छा हो गई, बाहर जाने की इच्छा हो गई तो बाहर की तरफ भगेगा वो। आप कितना ही उसको बुलाओगे तो और तेज भगेगा। तो ये जो है, ये जो अवस्था है वो होती है 0 से 2 वर्ष की, और इसको पियाजे ने नाम दिया था संवेदी क्रियात्मक अवस्था या मोटर स्किल, मोटर स्टेज। तो यहाँ पे जो होगा साइको मोटर स्टेज जो होती है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, इन्होंने नाम दिया था। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, संवेदी क्रियात्मक अवस्था। इस दिशा में, इस अवस्था में ही बालक जो है वो इच्छित दिशा में जाने की क्रिया करता है। तो राइट आंसर हो गया है। और जीन पियाजे का थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा नेक्स्ट में मैंने डिटेल रखा है, तो बढ़ते हैं उस पर। दोस्तों जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था थी संवेदी क्रियात्मक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यह है 0 से 2 वर्ष के बीच की, ठीक है। और दूसरी अवस्था है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष तक। और औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, इसको 12 से 15 वर्ष बोलो, या 12 से 18 वर्ष बोलो, या 12 वर्ष के बाद की अवस्था बोलो, ये सभी अवस्था औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था क्या है। सबसे पहले संवेदी क्रियात्मक अवस्था के बारे में सुनो दोस्तों। संवेदी क्रियात्मक अवस्था को आरंभिक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। और आरंभिक चिंतन की अवस्था पियाजे ने ही बताया है कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था के अंतिम दौर में, अंतिम 2 अवस्थाएं, संवेदी क्रियात्मक अवस्था को भी पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा था। तो 6 उप अवस्थाओं में अंतिम जो अवस्था है उसको नाम दिया था इन्होंने आरंभिक चिंतन की अवस्था। और ये आरंभिक चिंतन की अवस्था जो है इन्होंने उसमें बताया था कि ये 18 से 24 माह के भीतर होती है। और इस अवस्था में ध्यान से सुनना, इस अवस्था में बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो बालक जो है संवेदी क्रियात्मक अवस्था में, पियाजे के अनुसार बालक जो है वो संवेदी क्रियात्मक अवस्था में वस्तु स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। वो वस्तुओं की इमेज को अपने दिमाग में सेट करने लग जाता है। तो वस्तु स्थायित्व का भाव जो है वो संवेदी क्रियात्मक अवस्था में उत्पन्न होने लग जाता है। बहुत सी किताबों में इसका आंसर जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दे रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको माइंड करवा दूँ कि ये आंसर गलत होगा। यदि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आप करके आते हो तो 100% आप गलत आंसर टिक करके आओगे। तो आंसर क्या होगा, वैचारिक क्रिया की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। और बाल्यावस्था में अपन आगे बढ़ेंगे, पहले संवेदी क्रियात्मक अवस्था के बारे में बता देता हूँ कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो है उसमें बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व का भाव उत्पन्न हो जाता है। और यदि माह पूछे कि कौन से माह में बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व उत्पन्न हो जाता है, तो याद रखना 18 से 24 माह में। 18 में ज़्यादा लिख नहीं सकता, तो आप मेरी बात को यदि ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 18 से 24 माह में बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व का भाव उत्पन्न हो जाता है। और अवस्था का नाम पूछे तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था आएगा। हाँ, एक और बात ध्यान रखना कि ये 0 से 2 वर्ष तक है। कहाँ तक है? 0 से 2 वर्ष तक है। नेक्स्ट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ये होती है 2 से 7 वर्ष की, 2 से 7 वर्ष की। और इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है।
जादुई चिंतन की अवस्था कहा जाता है। अतार्किक चिंतन या जादुई चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसमें बालक जो है वो जीववाद में विश्वास रखने लग जाता है। जीववाद का मतलब जैसे आज सूरज क्रोधित है, आज चांद मुस्कुरा रहा है, ऐसे बालक बोलने लग जाता है। ऐसी सोच उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। वो निर्जीव वस्तुओं में जीवन देखने लग जाता है, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। जैसे आज सूरज मुस्कुरा रहा है, आज चांद क्रोधित है, इस प्रकार की बातें जो है वो उसके अंदर आ जाती है। वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लग जाता है। इसे बोलते हैं जीववाद। तो जीववाद की भावना जो है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में उत्पन्न हो जाती है। फिर नेक्स्ट है इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ईगोसेंट्रिज्म का भाव उत्पन्न हो जाता है। ईगोसेंट्रिज्म जानते हो? अहम केंद्रवाद, आत्मकेंद्रितता का भाव इसमें उत्पन्न हो जाता है। इसमें बालक क्या है कि स्वयं में केंद्रित हो जाता है, स्वयं के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाता है, आत्म केंद्रित हो जाता है। जैसे कि एक उदाहरण दूँ, बालक क्या सोचेगा? ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रवाद में उसके अंदर ऐसा रहेगा कि सब कुछ मेरे इशारों पर होगा, जो मैं कहूँगा वही होगा, चांद सूरज भी मेरे इशारों पर चलते हैं। तो ऐसी कॉन्फिडेंशियल बातें जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो जाती है बालक के अंदर। तो क्या होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में? पहली बात तो क्या, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, जादुई चिंतन की अवस्था कहा जाता है, जीववाद में विश्वास, जैसे कि आज सूरज मुस्कुरा रहा है, आज सूरज क्रोधित है, ऐसी बातें। और अहम केंद्रितवाद या ईगोसेंट्रिज्म की भाव बोलो तो ये भी क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो जाएगा। दूसरी बात होती है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में स्वनिर्मित भाषा, 2 वर्ड फेज की अवस्था इसे कहा जाता है, या टेलीग्राफिक भाषा जो है इसमें बालक बनाने लग जाता है। 2-2 या 3-3 शब्दों के जो छोटे शब्दों के जो वाक्य हैं वो उनको बोलने लग जाता है। तो स्वयं की भाषा बनाएगा, उसमें अटपटी सी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्पष्ट बोलेगा, अटपटी सी खुद की भाषा रहेगी, उसे बोलते हैं। आपने देखा होगा कि 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वो अपनी भाषा बोलता है, कुछ भी ऊपर नीचे उसका कुछ मतलब, उसको शुद्धि अशुद्धि से कोई मतलब नहीं है, उसको जो समझ में आता है वैसा ही बोल देता है। तो जो स्वयं की जो स्वनिर्मित भाषा होती है वो इसके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक के अंदर उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं टेलीग्राफिक भाषा या 2 वर्ड फेज उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीयकरण, इसमें आ जाता है आत्मकेंद्रितता, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति इसमें आ जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। फिर तीसरी जो है वो अपनी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष हो, जिसको बाल्यावस्था में भी माना जाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है इसमें तार्किक चिंतन इसके अंदर आ जाता है, मूर्त अवधारणाओं का विकास इसमें हो जाता है, तार्किक चिंतन आ जाता है, मूर्त अवधारणाओं का विकास हो जाता है। और एक खास बात इसकी याद रखना कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संधारण या संरक्षण का भाव उत्पन्न हो जाता है। बालक द्रव्यमान, क्षेत्र, संख्या, आयतन आदि में अंतर करने लग जाता है, उनकी समझ उसके अंदर विकसित हो जाती है। याद रखना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष में ही बालक द्रव्यमान, संरक्षण, क्षेत्र, आयतन, भार आदि में अंतर समझने लग जाता है। तो क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में 2 बातें आपको याद रखनी है। एक तो इसमें क्या होता है, इसको मूर्त अवधारणाओं का विकास इसमें हो जाता है, तार्किक चिंतन का विकास इसमें होने लग जाता है, या तार्किक चिंतन इसके अंदर आ जाता है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? संधारण या संरक्षण का भाव इसमें उत्पन्न हो जाता है। बालक जो है वो द्रव्यमान, क्षेत्र, संख्या, आयतन आदि में अंतर करने लग जाता है, उनकी समझ उसके अंदर विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, 12 से 18 वर्ष बोलो या 12 से 15 वर्ष बोलो। आपसे पूछे अमूर्त चिंतन भी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में उत्पन्न हो जाता है। अभिसारी चिंतन बोलो या अपसारी चिंतन बोलो, दोनों प्रकार के चिंतन औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में आ जाते हैं। परिकल्पना और उपकल्पनाओं का निर्माण और समस्या समाधान की योग्यता जो है वो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में उत्पन्न हो जाती है। तो अंतर साध्य परक चिंतन या विचारशील चिंतन भी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में उत्पन्न हो जाता है। एक और बात याद रखना,
मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष है, इसको पलटावी चिंतन का काल भी बोला जाता है या व्युत्कर्मणशील चिंतन का काल भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको प्याजे के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है। हालांकि यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो लगभग 80% आपको प्याजे का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। बाकी आप यदि किताबों में पढ़ोगे तो बहुत सा आपको अलग अलग पढ़ने को मिलेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एग्जाम स्टाइल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बताओ कि हर रोज़ आपको ये क्लास लगती है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर रीट के लिए, खास तौर पर रीट के लिए चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्यक्ति में अपनी भावना व संवेग का दमन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। व्यक्ति में अपने भावना व संवेग का दमन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, बताओ बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या किशोरावस्था में। तो आपको पता है बालक जो है बाल्यावस्था में जो है वह अपने संवेगों या भावनाओं को दमन करने की प्रवृत्ति उसके अंदर विकसित हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो लैंगिक ऊर्जा है वह मार्गांतरीकरण करके अन्य रचनात्मक कार्यों में जा रही है। तो बाल्यावस्था में जो है बालक जो है अपनी भावनाओं और संवेगों का दमन करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी जो ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा बी और बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने। सॉरी, क्या हो गया? हाँ, एडोलेंसिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एडोलेंसिस पुस्तक के लेखक सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है कि एडोलेंसिस पुस्तक के लेखक कौन है। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिए भाई जल्दी से। आज का अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही सीधा क्वेश्चन है कि अंत भला तो सब भला। तो याद रखो, अंत अच्छा होना चाहिए। जल्दी से आंसर दीजिए। ये भी क्वेश्चन नहीं आए तो सोच लेना भाई आप तो बहुत ही गरीब हो फिर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज का अंतिम क्वेश्चन यही है। तो एडोलेंसिस पुस्तक के लेखक हैं डी स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल जो है वो एडोलेंसिस पुस्तक के लेखक हैं। किशोर मनोविज्ञान के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया है। अगली वीडियो में आप लोगों से मैं चर्चा करूँगा कि एक दिन मैं जीन प्याजे के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, एक दिन थांडाइक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि दोनों एग्जाम के प्यारे हैं दोनों। थांडाइक हो गया और प्याजे हो गया। यदि इनसे क्वेश्चन नहीं आए तो फिर एग्ज़ाम क्या? कोई सा भी एग्ज़ाम देख लेना। रीट देखो, आर टेट देखो, यूपी टेट देखो, हरियाणा टेट देखो, एमपी टेट देखो, सभी में थांडाइक और जीन प्याजे इन दोनों से तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो बहुत इनके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि हमारा आत्मविश्वास बढ़े और अगला वीडियो में बहुत जल्दी आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।